अमी चंद कॉलेज चला गया तो उसकी बैठक मुझे मिल गई और दाऊ जी के दिल में उसकी मोहब्बत पर भी मैंने कब्जा कर लिया। अब मुझे दाऊ जी बहुत अच्छे लगने लगे थे, लेकिन उनकी बातें जो इस वक्त मुझे बहुत बुरी लगती थी वो अब भी बुरी लगती हैं, बल्कि अब पहले से भी किसी कदर ज़्यादा। शायद इसलिए कि मैं एक नफ्सियात का होनहार तालिब इल्म हूँ और दाऊ जी पुराने मुल्लाई मकतब के परवरदा थे। सबसे बुरी आदत उनके उठते बैठते सवाल पूछते रहने की थी और दूसरी खेल कूद से मना करने की। वो तो बस ये चाहते थे कि आदमी पढ़ता रहे और जब इस मदकूक की मौत का दिन करीब आए तो किताबों के ढेर पर जान दे दे। सेहत जिस्मानी कायम रखने के लिए उनके पास बस एक ही नुस्खा था, लंबी सैर, और वो भी सुबह की। तकरीबन सूरज निकलने से 2 घंटे पेशतर वो मुझे बैठक में जगाने आते और कंधा हिलाकर कहते, उठो गोलू, मोटा हो गया बेटा। दुनिया जहाँ के वालिदैन सुबह जगाने के लिए कहा करते हैं कि उठो बेटा सुबह हो गई है, सूरज निकल आया, मगर वो मोटा हो गया है कहकर मेरी तजलील किया करते। मैं मिनमिनाता तो चमकार कर कहते, भद्दा हो जाएगा बेटा तू, घोड़े पर जिला का दौरा कैसे करेगा। और मैं गर्म बिस्तर से हाथ जोड़कर कहता, दाऊ जी खुदा के लिए मुझे सुबह न जगाओ, चाहे मुझे कत्ल कर दो, मुझे जान से मार दो। ये फिक्रा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो फौरन मेरे सर पर लिहाफ डाल देते और बाहर निकल जाते। बेबे को इन दाऊ जी से अल्लाह वास्ते का बैर था और दाऊ जी उनसे बहुत डरते थे। वो सारा दिन मोहल्ले वालियों के कपड़े सिया करती और दाऊ जी को कोसने दिए जाएं। उनकी इस जुबान दराजी पर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मगर दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकता था। कभी कभार जब वो ना गुफ्तनी गालियों पर उतर आती तो दाऊ जी मेरे बैठक में आ जाते और कानों पे हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद कहते, गीबत करना बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरा खुदा मुझे माफ़ करे, तेरी बेबे भटियारन है। इसके सराय में मैं, मेरी कुर्तलैन और थोड़ा थोड़ा तू भी, हम तीनों बड़े आजिज मुसाफिर हैं। और वाकई बेबे भटियारन सी थी। उनका रंग सख्त काला था और दांत बेहद सफ़ेद, माथा मुहराबदार और आंखें चुनिया सी। चलती तो ऐसे गिरबे पाई के साथ जैसे खुदा मुझे माफ़ करे कुटनी कंसोनियाँ लिए फिरती। बेचारी बीबी को ऐसी बुरी बातें कहती कि वो 2-2 दिन रो रो कर हलकान हुआ करती। एक दिन अमी चंद के साथ उसकी बनती थी। शायद इस वजह से हम दोनों हम शक्ल थे, या शायद इस वजह से कि इसको बीबी की तरह हमें अपने दाऊ जी से प्यार ना था। यूँ तो बीबी बेचारी बहुत अच्छी थी, मगर मेरी उससे बिल्कुल ना बनती थी। मैं कोठे पर बैठा सवाल निकाल रहा हूँ, दाऊ जी नीचे बैठे हैं और बीबी ऊपर बरसाती से ईंधन लेने आई तो ज़रा रुक कर मुझे देखा। फिर मुंडेर से जानकर बोली, दाऊ जी पढ़ तो नहीं रहा, तिनकों की तरह 4 पाइयाँ बना रहा है। मैं गुसील बच्चे की तरह मुंह चढ़ाकर बोला, तुझे क्या, नहीं पढ़ता, तू क्यों बड़बड़ करती है। आई बड़ी थानेदार ने। और दाऊ जी नीचे से हाँक लगाकर कहते, ना गोलू मोलू, बहनों से झगड़ा नहीं करते। और मैं जोर से चिल्लाता, पढ़ रहा हूँ जी, झूठ बोलती है। दाऊ जी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते और कॉपियों के नीचे नीम पोशीदा 4 पाइयाँ देखकर कहते, किरत बेटा, इसको चिढ़ाया न कर, ये जिन बड़ी मुश्किल से काबू आया है, अगर एक बार बिगड़ गया तो मुश्किल से संभलेगा। बीबी कहती, कॉपी उठाकर देख लो दाऊ जी, इसके नीचे है वो 4 पाई जिससे खेल रहा था। मैं कहर आलूद निगाहों से बीबी को देखता और वो लकड़ियां उठाकर उतर जाती। फिर दाऊ जी समझाते कि बीबी ये कुछ तेरे फायदे के लिए कहती है, वरना इसे क्या पड़ी है कि मुझे बताती फिर, फेल हो या पास इसकी बला से, मगर वह तेरी भलाई चाहती है, तेरी बेहतरी चाहती है। और दाऊ जी ये बात हरगिज समझ में ना आती थी मुझे। मेरी शिकायतें करने वाली मेरी भलाई क्यों कर जा सकती है। इन दिनों मामूल ये था कि सुबह 10 बजे से पहले दाऊ जी के यहाँ से चल देता, घर जाकर नाश्ता करता और फिर स्कूल पहुँच जाता। आधी छुट्टी पर मेरा खाना स्कूल भेज दिया जाता और शाम को स्कूल बंद होने पर घर आकर लालटेन तेल से भरता और फिर दाऊ जी के यहाँ आ जाता। मगर रात का खाना भी मुझे दाऊ जी के घर ही भिजवा दिया जाता। जिन अयाम में मुंसफी बंद होती, दाऊ जी स्कूल की ग्राउंड में आकर बैठ जाते और मेरा इंतज़ार करने लगते। वहाँ से घर तक सवालात की बौछार रहती। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया गया होता उसकी तफसील पूछते, फिर मुझे घर तक छोड़कर खुद सैर को चले जाते। हमारे कस्बे में मुंसफी का काम महीने में 10 दिन होता था।
और 20 दिन मुंसिफ साहब बहादुर की कचहरी जिला में रहती। ये 10 दिन बाबूजी बाकायदा कचहरी में गुजारते थे। एक आध अर्जी आ जाती तो 2-4 रुपए कमा लेते, वरना फारिग औकात में वहां भी मुताला का सिलसिला जारी रखते। बेबे का काम अच्छा था। उसकी मोहल्ले वालों से जोड़तोड़ अच्छे माली नेताज पैदा करती थी। चूंकि पिछले चंद सालों से घर का बेशतर खर्च उसकी सलाई से चलता था, इसलिए दाऊजी पर वो और भी हावी हो गई थी। एक दिन खिलाफे मामूल दाऊजी को लेने मैं मुंसफी चला गया। इस वक्त कचहरी बंद हो गई थी और दाऊजी नानबाई के छप्पर तले एक बेंच पर बैठे गुड़ की चाय पी रहे थे। मैंने होले से जाकर उनका बस्ता उठा लिया और गले में बाहें डालकर कहा, चलिए आज मैं आपको लेने आया। उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर चाय के बड़े बड़े घूंट भरे, एक आना जेब से निकालकर नानबाई के हवाले किया और चुपचाप मेरे साथ चल दिए। मैंने शरारत से नाच कर कहा, घर चलिए, बेबे को बताऊंगा आप चोरी चोरी यहाँ चाय पीते हैं। दाऊजी जैसे शर्मिंदगी टालने को मुस्कुराए और बोले, इसकी चाय बहुत अच्छी होती है और गुड़ की चाय से थकन भी दूर हो जाती है, पर ये एक आना में गिलास भी भर देता है। तुम अपनी बेबे को न कहना, ख्वामख्वाह हंगामा खड़ा कर देगी। फिर उन्होंने खौफजदा होकर कुछ मायूस होकर कहा, उसकी तो फितरत ही ऐसी है। इस दिन मुझे दाऊजी पर बड़ा रहम आया। मेरा जी उनके लिए बहुत कुछ करने को चाहने लगा, मगर इसमें मैंने बेबे से ना कहने का ही वादा करके उनके लिए बहुत कुछ किया। जब इस वाकया का जिक्र मैंने अम्मा से किया तो वो भी कभी मेरे हाथ और कभी नौकर की मार्फत दाऊजी के हाथ दूध, फल और चीनी वगैरह भेजने लगी, मगर इस रसद से दाऊजी को कभी भी कुछ नसीब ना हुआ। हाँ, बेबे की निगाहों में मेरी कदर बढ़ गई और उसने किसी हद तक मुझसे रियायती बर्ताव शुरू कर दिया था। मुझे याद है एक सुबह मैं दूध से भरा तामलोट उनके यहाँ लेकर आया और बेबे घर पर न थी। वो अपनी सुखियों के साथ बाबा सावन के जोहड़ में स्नान करने गई थी और घर में सिर्फ दाऊजी और बीबी थी। दूध देकर दाऊजी ने कहा, चलो आज तीनों चाय पियेंगे, मैं दुकान से गुड़ लेकर आता हूँ, तुम पानी चूल्हे पर रखो। बीबी ने जल्दी से चूल्हा सुलगाया, मैं पतीली में पानी डालकर लाया। फिर हम दोनों वहीं चौके पर बैठकर बातें करने लगे। दाऊजी गुड़ लेकर आ गए तो उन्होंने कहा, तुम दोनों अपने अपने कामों में बैठो, चाय मैं बनाता हूँ। चुनाचे बीबी मशीन चलाने लगी और मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मशकें करने लगा। दाऊजी चूल्हा भी झोंकते जाते और आदत के मुताबिक मुझे भी ऊंचे ऊंचे बताते जाते। गलीलियो ने कहा, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। गलीलियो ने दरियाफ्त किया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये ना लिख देना कि सूरज के गिर्द घूमती है। पानी उबल रहा था, दाऊजी खुश हो रहे थे। इसी खुशी में झूम झूम कर वो अपना ताज़ा बनाया हुआ गीत गा रहे थे। ओ गोलू गलीलियो की बात मत भूलना, गलीलियो की बात मत भूलना। उन्होंने चाय की पत्ती खोलते हुए पानी में डाल दी। बर्तन अभी तक चूल्हे पर ही था और दाऊजी एक छोटे से बच्चे की तरह पानी की गबल गबल के साथ गोलू गलीलियो किए जा रहे थे और मैं हंस रहा था और अपना काम किए जा रहा था। बीबी मुस्कुरा रही थी और मशीन चलाए जाती और हम तीनों अपने छोटे से घर में बड़े ही खुश थे। गोया सारे मोहल्ले बल्कि सारे कस्बा की खुशियां बड़े बड़े रंगीन परों वाली परियों की तरह हमारे घर में उतर आई। इतने में दरवाज़ा खुला और बेबे अंदर दाखिल हुई। दाऊजी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा और उनका रंग फक हो गया। चमकती हुई पतीली से गरम गरम भाप उठ रही थी। उसके अंदर चाय के छोटे छोटे छलावे एक दूसरे के पीछे शोर मचाते फिरते थे और ममनुआ खेल रचाने वाला बुढ़ा मौका पर पकड़ा गया। बेबे ने आगे बढ़कर चूल्हे की तरफ देखा और दाऊजी ने चौके से उठते हुए माजत भरे लहजे में कहा, चाय है। बेबे ने एक दो हथड़ दाऊजी की कमर पर मारा और कहा, बुड्ढे बरोहा, तुझे लाज ना आती? तुझ पर बहार फिरे, तुझे यम समेटे, तेरे चाय पीने के दिन है। मैं बेवा घर में ना थी तो तुझे किसी का डर ना रहा। तेरे भावे में कल मरती आज मरूं, तेरा मन राजी हो, तेरी आसें पूरी हों। किस मरण जोगी ने जना और किस लेख की रेखा ने मेरे पल्ले बांधा। तुझे मौत नहीं आती? तुझे क्यों आएगी? इस फिक्रे की गर्दान करते हुए बेबे भेड़नी की तरह चौके पर चढ़ी, कपड़े से पतीली पकड़कर चूल्हे से उठाई और जमीन पर दे मारी। गरम गरम चाय के छपाके दाऊजी की पिंडलियों और पांव पर गिरे और वो ओ तेरा भला हो जाए, ओ तेरा भला हो जाए कहते वहां से एक बच्चे की तरह भागे और बैठक में घुस गए।
उनके इस फरार बल्कि अंदाजे फरार को देखकर मैं और बीबी हंसे बिना न रह सके और हमारी हंसी की आवाज़ एक सानिया के लिए चारों दीवारों से टकराई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन बेबे ने सीधे जाकर बीबी को बालों से पकड़ लिया और चीख कर बोली, मेरी सोत बुड्ढे से तेरा क्या नाता है, बता, नहीं तो अपनी परान लेती हूँ। तूने इसको चाय की कुंजी क्यों दी? बीबी बेचारी फुसफुस रोने लगी तो मैं भी अंदर बैठक में खिसक आया। दाऊजी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे और अपने पाँव से हिला रहे थे। पता नहीं उन्हें इस हालत में देखकर मुझे फिर क्यों गुदगुदी हुई कि मैं अलमारी के अंदर मुँह करके हंसने लगा। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे पास बुलाया और बोले, शुक्र कर दगा रकनम के गिरफ्तारम बे मुसीबते नाकर मुइस्ते। थोड़ी देर रुक कर फिर कहा, मैं उसके कुत्तों का भी कुत्ता हूँ जिसके सरे मुतहर पर मक्के की एक कम नसीब बुढ़िया गलाजत फेंका करती थी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और तो वो बोले, आकाए नामदार का एक अदना हल्का बगोश गर्म पानी के चंद छींटे पड़ने पर नाला शेवन करे तो लानत है उसकी जिंदगी पर। वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल नारे जहन्नम से बचाए। खुदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझे जुर्रत अता करे, मौला अयूब अलैहिस्सलाम मुझे सब्र की नेमत दे। मैंने कहा, दाऊजी आकाए नामदार कौन? तो दाऊजी को सुनकर ज़रा तकलीफ हुई। उन्होंने शफकत से कहा, जाने पिदर यूं ना पूछा कर, मेरे उस्ताद मेरे हजरत की रूह को मुझसे बेजार न कर। वो मेरे आका भी थे, मेरे बाप भी और मेरे उस्ताद भी। वो तेरे दादा उस्ताद हैं, दादा उस्ताद। उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। आका नामदार का लफ्ज़ और कोताह किस्मत मुजवज़ा की तरकीब में मैंने पहली बार दाऊजी से सुनी। ये वाक़या सुनाने में उन्होंने कितनी ही देर लगा दी, क्योंकि एक एक फ़िक्रे के बाद फ़ारसी के बेशुमार नातियाँ एशार पढ़ते, बार बार अपने उस्तादों की रूह को सवाब पहुँचाते थे।